नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जे.एस. मिल के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में। मिल ने प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार नामक अपनी रचना में इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा प्रस्तुत की है। मिल के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है, क्योंकि उसका मानना था कि इस शासन में राज्य के सभी या बहुसंख्यक नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार मिल ने प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया और इस संदर्भ में उसने विचार प्रस्तुत किए हैं। मिल कहता है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन का स्वरूप कैसा हो। इस संदर्भ में उसका मानना था, मिल इस बात से परिचित था कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो सामान्य व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा अच्छे कानूनों का निर्माण या शासन संचालन ढंग से नहीं हो सकता। तो जो पहली बात प्रतिनिध्यात्मक शासन के स्वरूप को लेकर मिल ने हमारे सामने प्रस्तुत की, वह कहते हैं कि प्रतिनिध्यात्मक जो शासन है उसमें प्रजातंत्रीय और प्रशासनिक दक्षता के तत्व का समन्वय होना चाहिए। यानी उसने इन दोनों तत्वों के समन्वय पर सबसे अत्यधिक बल दिया है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो प्रतिनिध्यात्मक शासन है उसमें समाज के नीति निर्धारण और विधि बनाने का कार्य जनप्रतिनिधियों के अलावा दक्ष और कुशल कर्मचारियों के द्वारा ही होना चाहिए। और साथ ही वो ये भी मानते हैं कि जो कर्मचारी इस कार्य में लगेंगे उन कर्मचारियों की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो निर्वाचन के स्थान पर परीक्षा लेकर के स्वतंत्र आयोग द्वारा स्थायी रूप से की जानी चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह कर्मचारी वर्ग को जनता की इच्छाओं से मतलब है कि जनता क्या चाहती है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, तो उन इच्छाओं और कार्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक प्रयत्नों के बारे में बताते रहने चाहिए। तभी प्रतिनिध्यात्मक जो शासन है वह सही ढंग से कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली के बारे में जो मिल ने जो तर्क दिए हैं वो क्या हैं। तो मिल ने अपनी प्रतिनिध्यात्मक जो शासन व्यवस्था की जो चर्चा की है और उसके पीछे उसने यह माना कि तत्कालीन समय में इंग्लैंड की जो प्रजातंत्रात्मक प्रणाली थी, जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वह निर्वाचन की उसके अंतर्गत जो निर्वाचन की जो बहुमत पद्धति थी वो उचित नहीं थी। वह उसको अन्यायपूर्ण मानता है। मिल कहता है कि ये जो जो निर्वाचन की जो बहुमत प्रणाली थी, इसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है और एक तरह से ये बहुसंख्यकों का शासन होता है। अब चूंकि बहुसंख्यकों का शासन होता है तो यहाँ मिल ये तर्क देते हैं कि जब बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा तो फिर अल्पसंख्यक वर्ग का क्या होगा। तो इस बात को लेकर के मिल का यहाँ तर्क है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की जो आवश्यकता थी उसको उन्होंने अनुभव के आधार पर स्वीकार किया और तब इस बात को मानते हुए प्रतिनिधित्व प्रणाली के समर्थन की बात की है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता महसूस कर जिस तरह से मिल ने प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात की, प्रतिनिध्यात्मक शासन की चर्चा की है, तो यह प्रणाली एक ऐसी मात्र व्यवस्था है जिसमें कि अल्पसंख्यकों को संख्या के अनुपात में विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ऐसा मिल का तर्क था। मिल कहते थे कि जब तक हम अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को बराबर स्थान नहीं देंगे तब तक हम सही ढंग से प्रतिनिध्यात्मक शासन की बात नहीं कर सकते। और इसके साथ ही साथ मिल ये भी कहते हैं कि जो मतदान व्यवस्था हो, जो जिसके माध्यम से इस शासन को चुना जाए, तो उसमें जो मत देने वाले लोग वो कौन होने चाहिए। इसके लिए मिल ने ये माना है कि जो मताधिकार होना चाहिए उसके लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। यहाँ चूंकि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करता है और साथ ही साथ वो ये भी मानता है कि बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी शासन में स्थान मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब इस व्यवस्था को स्वीकार किया जाए तो उसमें जो मत व्यवस्था है यानी जो मताधिकार हो, इसके लिए क्या योग्यताएं हों। तो उसके लिए वो सर्वप्रथम कहता है कि मतदाताओं को योग्यताओं में सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता निश्चित की जानी चाहिए। यानी वह कहता है कि जो व्यक्ति साधारण रूप से पढ़ने लिखने और गणित के प्रश्न करने की योग्यता नहीं रखते उनको किस प्रकार से मताधिकार दिया जा सकता है। यानी
दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, उसका मानना था कि शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए और साथ ही साथ इस बारे में वह यह भी सुझाव देता है कि राज्य के द्वारा निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पर, जिसमें निर्धन व्यक्ति जिसका खर्चा वहन कर सके, उतने खर्चे के साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी योग्यता जो मताधिकार के लिए मिल मानते हैं, वो कहते हैं कि शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ संपत्ति विषयक योग्यता भी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति जिनके पास में संपत्ति होती है, तो संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में वह व्यक्ति अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से आचरण करते हैं और संपत्ति की उचित रूप से रक्षा वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका मानना था कि संपत्ति विषयक जो योग्यता है, वह जिनके पास संपत्ति होती है वो संपत्तिहीन की तुलना में ज़्यादा अच्छे ढंग से आचरण करते हैं और जिनके पास नहीं होती वह सही ढंग से व्यवहार या कार्य नहीं कर पाते। और जो साथ ही साथ वो यह भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा उन्होंने कही है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी पुरुषों और स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और यह बिल ने बहुत एक नई बात कही थी, जिसमें उसने स्त्रियों की अधिकारों की बातों को भी साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कि मिल इस प्रतिनिधित्वात्मक शासन को प्राप्त करने के लिए किस तरह के मतदान प्रणाली की बात वो करता है। मिल ने यह अनुभव किया था कि सभी व्यक्तियों के जो मत का जो मूल्य होता है वो समान नहीं होता। जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं या जो उदासीन हैं, साथ ही साथ जो शिक्षित और उच्च गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि उसका तर्क है कि जो व्यक्ति कम शिक्षित होते हैं या मूर्ख होते हैं, वो देश के सार्वजनिक जीवन पर हावी न हो जाएं, इसके लिए वो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने की बात करता है। और इस वर्गीकरण का उसने जो आधार माना है, मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुण माना है। तो इस प्रकार से अगर हम मतदान व्यवस्था की बात कहें, तो यहाँ मिल कहते हैं कि जो मतदान व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहते हैं गुप्त नहीं होनी चाहिए। पहली बात उन्होंने कही है कि गुप्त मतदान का विरोध होना चाहिए और सार्वजनिक जो मतदान है वो उसको उचित मानते हैं। उनका मानना है कि मत देने का जो अधिकार है एक पवित्र अधिकार है और इस अधिकार के प्रयोग में जो अगर कोई गोपनीयता रखी जाती है, तो वह गोपनीयता गुपचुप किए जाने वाले अनुचित और अनैतिक कार्य के समान होती है। तो इस प्रकार मतदान जो व्यवस्था होनी चाहिए वो खुली या सार्वजनिक होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की का कोई छिपाव या उसमें किसी तरह की कोई गुप्त स्थिति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो गुणात्मक मतदान पद्धति है वह सम्मिलित की जानी चाहिए और जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं उनको एक से अधिकार देने की बात की जानी चाहिए। क्योंकि उसने तर्क दिया था कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं वह व्यक्ति तार्किक क्षमता रखते हैं और साथ ही साथ वह सार्वजनिक जीवन पर कम शिक्षित और मूर्ख व्यक्तियों को हावी नहीं होने देते। तो इस प्रकार उनको मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से गुणी मानते हुए और अधिक मत प्राप्त होने वालों के वर्गीकरण का यह उसने आधार रखा है मिल ने। और ये माना है कि इस पद्धति को गुणात्मक मतदान पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसमें उच्च शिक्षा और कम शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ मिल ने जिस तरह की शासन व्यवस्था की बात की गई है वह खुली शासन व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें वो मानता है कि कहीं पर भी कोई गुप्त मतदान की प्रणाली नहीं होनी चाहिए। अब इन बिंदुओं के साथ साथ जो मिल का ये प्रतिनिधित्वात्मक शासन का जो विचार था उसकी यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्वानों द्वारा बहुत उसमें त्रुटियां मानी गई हैं, उसमें कमियां मानी गई हैं, जिनको आलोचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। पहली आलोचना जो मिल के प्रतिनिधित्वात्मक शासन के बारे में कही गई है, उसमें माना गया है कि मताधिकार पर शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी जो प्रतिबंध की बात मिल ने कही है वह उचित नहीं है। मिल के द्वारा मताधिकार की दृष्टि से जो ये योग्यता निर्धारित की गई है वह न तो सैद्धांतिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न ही व्यवहारिक है। इसमें यद्यपि कोई संदेह नहीं होता कि शिक्षा योग्यता के विकास का एक श्रेष्ठ माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ यह भी उचित नहीं है कि केवल जो अनुभवजन्य योग्य व्यक्ति हैं या जो अनुभवी हैं उनको कोई उचित महत्व नहीं दिया जाए। वास्तव में व्यवहार में जो स्थितियां होती हैं
कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति किताबी ज्ञान रखते हैं वो उन व्यक्तियों की बजाय जो कि निरक्षर होते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान में उतना भली प्रकार से उसका व्यवहार में प्रयोग नहीं कर पाते। तो एक और केवल मात्र शैक्षणिक योग्यता और दूसरी तरफ मताधिकार के लिए जो संपत्ति की योग्यता की जो बात कही गई है वो उचित नहीं कही जा सकती। इसके अलावा शिक्षा और संपत्ति के आधार पर अगर मताधिकार को सीमित करने का प्रयत्न किया जाएगा तो मताधिकार का जो निर्धारण है उसको करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयां भी हो सकती हैं। दूसरी बात जो आलोचना के रूप में प्रस्तुत की गई है उसमें माना गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो व्यवस्था है वो बहुत जटिल और अनुपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे आलोचकों का तर्क है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो इसके लिए मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाने का सुझाव अवश्य दिया, लेकिन यह अपने इस गुण के बावजूद निश्चित रूप से बहुत अधिक जटिल है और सर्वसाधारण इसको नहीं समझ सकते। इसके अलावा यह जो पद्धति है छोटे छोटे अनेक राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है और प्रतिनिध्यात्मक शासन के लिए संकट का कारण भी बन सकती है। तो इस प्रकार डॉक्टर फाइनर, लास्की, स्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर एस्मिन आदि व्यक्तियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आलोचना की गई है। तीसरी आलोचना जो की गई है उसमें कहा गया है कि सार्वजनिक मतदान उचित नहीं है। मिल ने जिस सार्वजनिक मतदान या खुले मतदान की बात की है उसको उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सार्वजनिक मतदान को अपनाने पर प्रजातंत्र व्यवस्था जो है वो प्रजातंत्र न रह करके एक आतंकवादी और वर्गतंत्रीय व्यवस्था के रूप में परिणित हो सकती है, ऐसा आलोचकों का मानना है। अंतिम आलोचना के रूप में कहा गया है कि गुणात्मक और बहुल मतदान अव्यवहारिक होता है, जबकि मिल द्वारा प्रतिपादित जो गुणात्मक या बहुल मतदान सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही उचित महसूस हो लेकिन व्यवहार को में इसको अपनाने में कई कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। कम और अधिक राजनीतिक योग्यता की बात करना आसान होता है, लेकिन इसका कोई औचित्यपूर्ण आधार ढूंढ लेना अपने आप में निश्चित रूप से एक समस्या होती है। इस प्रकार यद्यपि मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली में कई दोष हैं, कमियां हैं, अव्यवहारिकता है, लेकिन साथ ही साथ हम अंत में इस बात को भी स्वीकार कर सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि उसके द्वारा प्रजातंत्रीय और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का समन्वय का जो सुझाव दिया गया है वह उसकी दूरदर्शिता का परिचायक है और महिला मताधिकार का समर्थन भी बहुत ही औचित्यपूर्ण है और सही है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने बात की मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन तंत्र की। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे किसी अन्य विचार के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।